हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं आईपीएल को देखने के साथ साथ, है ना। ऑलराइट, तो वीडियो चालू करते हैं। फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वापस से क्वेश्चन बैंक को ही डील करेंगे और क्वेश्चन बैंक के कुछ 3-4 क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो को आप इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन क्लास भी मान सकते हैं। वापस से कह देता हूँ, इस वीडियो को आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिवीजन क्लास भी मान सकते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करेंगे और आज मैं आपको डायोड पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको वैसे ही बताया था कि डायोड के 3 सवाल अच्छे से याद कर लीजिए, आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, है ना। तो चलिए डायोड को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं आज हम। हाँ भाई, काम करना चालू करें। देखिए, तो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस कैसे करने हैं। सबसे पहले मैं पीएन डायोड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पीएन डायोड के अंदर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, वो है क्या बच्चों? अवरोधी विभव। बैरियर पोटेंशियल, और इसी के साथ में है अवक्षय परत। ठीक है, सबसे पहले अवक्षय परत को डिस्कस कर लेते हैं। अवक्षय परत को इंग्लिश में बोलेंगे डिप्लेशन लेयर। ये क्या चीज होती है? तो जब पीएन डायोड बनता है ना बच्चों, तो इस तरफ पी भाग मान लीजिए, इस तरफ एन भाग मान लीजिए। ये यहाँ पर संधि तल है पी भाग की, और ऋण आयन होते हैं, आयन की बात कर रहा हूँ मैं, और एन भाग की तरफ धन आयन होते हैं। पी भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बचे हुए होल्स हैं। ऐसे ही एन भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स होते हैं। बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स और अल्पसंख्यक होल्स होते हैं, ठीक है, एन भाग में। अब ये जो चीज है ना, ये है आपके लिए क्या बच्चों? क्या? अवक्षय परत है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 10⁶ मीटर होती है। ध्यान में रखिएगा, माइक्रोन्स की कोटि की होती है। इसमें क्या आपको कोई होल और इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। कौन है इसके अंदर? तो हम बोलते हैं ऋण और धन आयन से बनी परत होती है। ठीक, तो हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड में संधि तल, ये संधि तल है, संधि तल के निकट स्थित वह क्षेत्र जहां मात्र धन एवं ऋण आयन उपस्थित होते हैं, अथवा जहां किसी प्रकार का होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति नहीं होती है, क्या कहलाता है? अवक्षय परत या फिर अवक्षय क्षेत्र कहलाता है। इसकी चौड़ाई 10⁻⁻6 मीटर अथवा माइक्रोन्स की कोटि की होती है। कुछ किताबों में इसे 10⁻⁷ मीटर भी लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोन्स की कोटि आप लिख सकते हैं। फिर बैरियर पोटेंशियल क्या होता है? अवरोधी विभव क्या होता है? तो हम बोलते हैं पीएन संधि तल पर आभासी वह विभव। ये विभव कैसा होता है? आभासी होता है, ठीक है, जो कि बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक कौन से? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को अवक्षय परत को पार करने से रोकता है। क्या कहलाता है? अवरोधी विभव कहलाता है। ये बात ध्यान रखना, इस विभव के कारण ही, इस पोटेंशियल के कारण ही क्या होता है? होल्स एन भाग की ओर नहीं जा पाते और इलेक्ट्रॉन्स पी भाग की ओर नहीं आ पाते। कब? इस अवरोधी विभव के कारण, है ना। इस बात को ध्यान में रखना। अवरोधी विभव से पहले होल्स कहाँ की ओर जा रहे थे? एन भाग की ओर, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर जा रहे थे? पी भाग की ओर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही अवरोधी विभव बना, जैसे ही ये परत बन गई, वैसे ही फिर ना तो होल इधर जा पाया, ना ही इलेक्ट्रॉन इधर आ पाया। ठीक है, तो अवक्षय परत में आप क्या लिखोगे कि संधि तल के निकट स्थित वह क्षेत्र जहां पर किसी प्रकार का होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति नहीं होती, जहां मात्र धन और
ऋण आयन ही उपस्थित होते हैं। क्या कहलाता है? अवक्षय परत कहलाता है। ठीक है, अवक्षय परत पर उपस्थित वह आभासी विभव जिसके कारण p भाग से बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स n भाग की ओर और n भाग से बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स p भाग की ओर गमन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या संधि को पार नहीं कर पाते हैं। क्या कहलाता है? अवरोधी विभव कहलाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब एक आता है कि जब पीएन डायोड बनता है तो उस केस में क्या होता है बच्चों? दो प्रोसेस होती है ना। पीएन डायोड के निर्माण में दो विधियां होती हैं। एक जो आप सभी को पता है विसरण विधि। ठीक है, विसरण विधि के अंदर क्या होता है? सबसे पहले विसरण विधि ही होती है। तो विसरण विधि में हम बोलते हैं कि p भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स हैं और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस लाइन को हमने कैसे लिखा कि हमें पता है कि पीएन संधि डायोड के अंदर p भाग में होल्स की सांद्रता इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता से अधिक होती है। होल्स ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, तथा n भाग में इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता होल्स से ज्यादा होती है। इन सांद्रताओं के अंतर के कारण ही, ये सांद्रता का क्या है? अंतर है। इन सांद्रताओं के अंतर के कारण ही p भाग के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स n भाग की ओर और n भाग के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की ओर? p भाग की ओर विसृत होते हैं। यही क्या कहलाता है? विसरण विधि कहलाता है। इस विधि में बहने वाली धारा विसरण धारा कहलाती है। और इस विसरण धारा की दिशा ध्यान में रखिएगा। क्या भाई? जो पॉजिटिव चार्ज की दिशा होती है ना वही होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत दिशा ही धारा की दिशा होती है। तो पॉजिटिव चार्ज कौन? होल है। होल ऐसा जा रहा है ना, तो विसरण धारा की दिशा p से कहाँ की ओर है? n की ओर है। विसरण धारा की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर है? p से n की ओर है। वापस से समझिए, विधि कौन सी? पहली इसके अंदर विसरण विधि। विसरण विधि में क्या होता है? सांद्रताओं के अंतर के कारण p भाग के बहुसंख्यक आवेशवाहक होल्स या p भाग के होल्स n भाग की ओर और n भाग के इलेक्ट्रॉन्स p भाग की ओर गमन करना प्रारंभ करते हैं या फिर विसृत होते हैं। यह विधि विसरण विधि कहलाती है एवं इस विधि के दौरान प्रवाहित होने वाली धारा विसरण धारा कहलाती है। इस विसरण धारा की दिशा p भाग से n भाग की ओर होती है। काम खत्म। ठीक, अब विसरण से हुआ क्या? विसरण से संधि तल के निकट इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के साथ में क्या कर लेते हैं? सहयुग्मन करते हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे के आवेश को निरस्त कर देते हैं। तो भैया होल और इलेक्ट्रॉन ने आवेश को तो निरस्त कर दिया, लेकिन होल्स के साथ में कौन संयोजित था? ऋण आयन। और इलेक्ट्रॉन्स के साथ में धन आयन था। बेचारा वो तो कंप्लीट, वो तो खत्म नहीं हो सकता। ठीक, तो वो क्या करते हैं? एक परत का निर्माण कर देते हैं। ठीक, तो p भाग के तल के निकट ऋण आयन और n भाग के तल के निकट धन आयन की एक परत बन जाती है, जिसे अवक्षय परत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अवक्षय परत कहते हैं। और इस अवक्षय परत के कारण संधि तल पर एक आभासी विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। ये वास्तविकता में क्या है? एक तरीके का आभासी विद्युत क्षेत्र है, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर? ऐसी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र बना और इस विद्युत क्षेत्र के कारण कौन बना? अवरोधी विभव बना भाई। ठीक, अब क्या हुआ? इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या बना? तो अब हम बोलते हैं अपवहन गति हुई। अपवहन विधि। और इस अपवहन विधि के कारण जो बहने वाली धारा है वो अपवहन धारा है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वो समझिए। अब इस केस के अंदर जैसे ही ये बन गया ना, ये इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो क्या हो रहा है वो समझिए। अब हुआ क्या? जैसे ये हुआ तो यहाँ पर ये जो n भाग है ना, n भाग में जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है, कौन बच्चों? होल्स। ये कहाँ की ओर आने का प्रयास करते हैं? अब ये गति करते हैं कहाँ की ओर? कहाँ की ओर बच्चों? इस ओर। ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो धनात्मक आवेश होता है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है या उस दिशा में बल अनुभव करता है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी है? ऐसी। अब धनात्मक आवेश कौन सा? इसका ये वाला, n भाग का ये वाला इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये धनात्मक आवेश इस तरफ और ऋणात्मक आवेश उल्टा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। क्लियर है? तो हम बोलेंगे कि इस आभासी विद्युत क्षेत्र के कारण n भाग के अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन थे? होल्स थे। ठीक है, n भाग के अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल्स संधि को
क्या करते हैं, पार करते हैं। और p भाग के अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, संधि को पार करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर गए और होल्स इधर गए। ये किसके कारण, अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण। तो ये बात ध्यान में रखना, अपव्यय धारा किसके कारण हुई, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बना और इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक हैं वो बल महसूस करते हैं और वो गति करना प्रारंभ करते हैं, संधि को क्या करते हैं, पार करते हैं। ठीक, अब अगर ऐसा हुआ तो सीधी सी बात है एक धारा वापस से बहेगी। कौन सी धारा, अपवहन धारा। यह अपवहन धारा अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण बह रही है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती भी जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। अब क्या हुआ बच्चों, इससे ये हुआ कि ये होल्स इस तरफ आए, तो अब इस धारा की दिशा कैसी हुई, तो हमने बोले इस धारा की दिशा हुई n से p की ओर। n से कहाँ की ओर, p की ओर, विपरीत है इस धारा की दिशा। ठीक, तो विसरण धारा ऐसे बह रही थी प्रारंभ वाली, अपव्यय धारा ऐसे बह रही है, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्या करेंगी, कम करेंगी। तो शुरुआत में तो विसरण धारा का मान कम होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब विसरण धारा का मान अपव्यय धारा के बराबर हो जाता है, परिणामी धारा का मान 0 हो जाता है। यह पीएन डायोड की संतुलन की अवस्था है। अब पीएन डायोड अच्छे से बन गया है। वीएन डायोड कब अच्छे से बन जाता है, जब विसरण धारा और अपव्यय धारा दोनों बराबर हो जाती है ना, तब किसी प्रकार की कोई धारा संधि तल से प्रवाहित नहीं होती। ठीक, और यही क्या कहलाता है, पीएन डायोड की साम्यावस्था कहलाती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। साम्यावस्था कब प्राप्त होगी, जब विसरण धारा का मान अपव्यय धारा के बराबर हो जाएगा। विसरण धारा की दिशा p भाग से n भाग की ओर, अपव्यय धारा की दिशा n से p भाग की ओर। ध्यान में रखना, एग्जाम में एक नंबर का तो ये भी पूछ लेता है। बात समझ में आ गई, ये दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई। तो एक सवाल आपका ये तैयार हो चुका है, मैं कार्यविधि को समझा चुका हूँ। और अच्छे से समझना है, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा रैपिडली काम कर रहे हैं। दूसरा क्या पूछता है, वो बोलता है कार्यविधि को समझाओ। कार्यविधि, पीएन डायोड की कार्यविधि दो भाग में, कैसे भाई, एक है अग्र बायस और एक है पश्च बायस। ऐसा ही है ना, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में है। और कार्यविधि का वर्णन जो है वो परिपथ चित्र से बनाना है। ठीक है, तो वर्णन किससे करना है, परिपथ चित्र से। तो कार्यविधि लिखते टाइम आप क्या ध्यान में रखें, मैं ये बोलूंगा कि जल्दी से एक रफ में अगर ही बना सको, नहीं तो फिर फेयर में ही बना दो उसी कॉपी में, जल्दी से ऐसा बना देना एक डायग्राम। इस डायग्राम को बनाने में कहीं कोई टाइम नहीं लगने वाला। ये p भाग और ये n भाग, बैटरी को, ये अग्र अभिनति समझा रहा हूं मैं, अग्र बायस, अग्र अभिनति। ठीक है, अग्र अभिनति में क्या होता है, पीएन डायोड के p भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से व n भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। बात खत्म, ये अग्र अभिनति हो गई। फिर जल्दी से एक परत बनाओ, p भाग की ओर क्या, ऋण आयन, p भाग की ओर ऋण आयन और n भाग की ओर धन आयन। और इस डायग्राम को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, बहुत जल्दी बन जाता है ये डायग्राम। और एग्जाम में भी इतना जल्दी बना करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसे इस वाले डायग्राम से इतना मतलब नहीं है। बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया वर्किंग को लिखने के लिए, हम इसे समझ पाएंगे। ठीक है, अब वर्किंग कैसे, तो पीएन डायोड को कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो समझिए। ऐसा, ये पीएन डायोड। ठीक, पीएन डायोड के सिरों पर विभवांतर को नापने के लिए आपको लगाना पड़ेगा वोल्टमीटर। डायोड के सिरों पर विभवांतर को नापने के लिए क्या लगाएंगे, वोल्टमीटर लगाएंगे। फिर धारा को नापने के लिए हम मीटर लगाएंगे। अब मीटर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा दो, इस तरफ भी लगा दो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, चूंकि इस स्थिति में धारा मिली एम्पियर में बहती है, इसलिए ये अमीटर जो होगा वो मिली अमीटर होगा। ये P भाग है और ये N भाग है। P भाग को बैटरी के किससे, धन टर्मिनल से जोड़ दो। फिर यहाँ पर एक कुंजी लगा दो और फिर एक धारा नियंत्रक और लगा दो, क्योंकि आपको क्या करना है, विभवांतर को परिवर्तित करना है जो इसके सिरों पर आ रहा है, इसलिए आपने क्या लगा दिया, एक धारा नियंत्रक लगा दिया जो धारा को कंट्रोल करेगा। धारा को कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिकली विभवांतर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा केस है, तो धारा ऐसा बह जाएगी इस केस में, है ना। चलिए ये प्लस और ये माइनस लगा देता हूँ। समझिए भैया क्या होता है, तो
लिखना कार्य विधि में कैसे लिखेंगे, तो ये बात ध्यान में रखना। मेन चीजें तो यही हैं, जब P भाग को बैटरी के धन से और N भाग को बैटरी के ऋण से जोड़ा जाता है तो यह अभिनति अग्र अभिनति कहलाती है। पहला, इस अभिनति में ये अवक्ष परत की चौड़ाई क्या होती है, घट जाती है। अवक्ष परत की चौड़ाई क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि होल्स इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, तो अवक्ष परत की चौड़ाई घटेगी। ये वर्ड ध्यान में रखना, ठीक। अब काम करते हैं। डायोड के सिरों पर विभवांतर के मापन के लिए इसके समांतर क्रम में वोल्टमीटर तथा इससे प्रवाहित धारा के मापन के लिए या परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन के लिए मिलीमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कि इसके श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है एवं यह परिपथ व्यवस्था चित्रानुसार प्रदर्शित की गई है। हो गया क्या काम, क्लियर है। जैसे प्रारंभ में जब वोल्टता को बढ़ाया जाता है, शून्य से वोल्टता को बढ़ाया जाता है, तो फिर यहाँ पे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो फिर परिपथ में किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब अमीटर में पाठ्यांक जो है वो शून्य ही प्रारंभ होता है। लेकिन जैसे जैसे एक निश्चित वोल्टता के बाद में वोल्टता को बढ़ाया जाता है, धारा डायोड से गुजरने वाली धारा के मान में लगातार वृद्धि होती जाती है, जिसका मापन कहाँ से होता है बच्चों, मिलीमीटर से प्राप्त कर लिया जाता है। अग्र अभिनति में पीएन डायोड के सिरों पर आरोपित वह विभवांतर है ना, अग्र अभिनति में पीएन डायोड के सिरों पर आरोपित वह विभवांतर जिससे अधिक विभवांतर पर डायोड से आसानी से धारा प्रवाहित हो जाती है, कट इन वोल्टता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, कट इन वोल्टता कहलाती है। और फिर इसका ग्राफ ऐसा जाएगा अग्र अभिनति का, क्या भाई, धारा IF मिली एम्पियर में और वोल्टता VF वोल्टेज के अंदर, और ये ग्राफ देखो प्रारंभ में कोई धारा नहीं और फिर एकदम से धारा बढ़ी हो ऐसा, ठीक। तो फिर यहाँ पर हमने एक वर्ड लगाया और ये हमने लिखा V कट इन दहली वोल्टता या फिर नी वोल्टता, KNEE भी लिखते हैं, नी वोल्टता भी लिखते हैं। बात समझ में आ गई क्या। ये कौन सा था, अग्रवृत्ति। अग्रवृत्ति में और क्या याद रखोगे, अवक्ष परत की चौड़ाई घटती है पूछता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। और सारी चीज़ें मैंने बता दी है आपको। इसमें प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा। धारा आसानी से बहेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए तो इसको उतारूँ, मैं वीडियो को एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ कि सही दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। सही दिखाई दे रहा है। हाँ भाई बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पश्च अभिनति। और पश्च अभिनति में क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए और कुछ नहीं, है ना। हमें क्या करना है, थोड़ा उल्टा कर देना है पश्च अभिनति के अंदर। तो वर्किंग देखते हैं पश्च अभिनति में। अग्र अभिनति में क्या होता है, चौड़ाई जो है घटती है। कौन सी बच्चों, अवक्ष परत की चौड़ाई घट जाती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पश्च अभिनति की। पश्च अभिनति, इस पश्च अभिनति को उत्क्रम अभिनति भी लिख सकते हैं, रिवर्स बायस। क्या होगा भाई, ये वाला डायग्राम समझाने के दृष्टिकोण से हम बनाते हैं। इस तरफ P भाग होगा, इस तरफ N भाग होगा, और P टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और N को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है, यही है। फिर बीच में कुछ ऐसा बना दो, है ना। अब यहाँ पर आप क्या दर्शाओ, P भाग है ना, तो यहाँ पर ऋण आयन आएंगे। P भाग के पास में क्या आएंगे, ऋण आयन आएंगे, और N भाग के पास में क्या आएंगे बच्चों, धन आयन आएंगे। और आप गौर करेंगे इस बार अवक्ष परत की चौड़ाई हम बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, पश्च अभिनति या फिर उत्क्रम अभिनति में जो अवक्ष परत की चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर P भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे, होल्स होंगे।
और n भाग में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ही दर्शाते हैं। आप सभी को अब तक तो पता चल ही गया होगा, ठीक। तो होता क्या है यहाँ पर, ये जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है ना p भाग वाले, वो बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं, और n भाग वाले बैटरी के धन टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। तो फिर ये अक्षीय परत से दूर हटते जाते हैं। अक्षीय परत से दूर हटते जाते हैं तो अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस केस में अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, तो फिर क्या धारा प्रवाहित होगी? ऐसा समझिए, बहुसंख्यक आवेश वाहक तो अवक्षय परत को पार ही नहीं कर रहे, है ना, एक पूरा लूप कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, धारा प्रवाहित नहीं होती। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कौन से आवेश वाहकों के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन क्या भाई, p भाग में कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और n भाग में भी कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। p भाग में इलेक्ट्रॉन्स और n भाग में होल्स, है ना। ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो हैं वो अवक्षय परत को पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहुत कम परिमाण की धारा बहती है, जिसे पश्च संतृप्त धारा हम कहते हैं। किसके कारण बहती है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, धारा का मान बहुत कम होता है, माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है। इसका मतलब प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है उत्क्रम अभिनति में, है ना। और हम इसे सामान्यतः मान करके चलते हैं बच्चों, ऐसी एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी पीएन डायोड जो है वो ऑफ स्विच की भांति व्यवहार करता है। मतलब धारा इतनी कम है कि बहे ना बहे हमारे लिए कोई मतलब की है नहीं वो, ठीक। अब चलिए, अब इसका सर्किट डायग्राम समझो कि हम सर्किट डायग्राम में कैसे बताएंगे इस चीज़ को। तो हमने क्या करना है वो समझिए। एक पीएन डायोड लिया, ठीक, ये पीएन डायोड, ये इसका पी सिरा और ये इसका एन सिरा। वापस से क्या लगाओ? वोल्टमीटर लगाओ वोल्टता के मापन हेतु समांतर क्रम में, और धारा के मापन हेतु अमीटर। और इस बार जो अमीटर होगा ना वो बच्चों माइक्रो अमीटर होगा। कैसा होगा बच्चों? माइक्रोमीटर, क्योंकि धारा का परिमाण बहुत कम है। फिर ये p भाग है ना बैटरी का p, तो यहाँ पर बैटरी का क्या होगा? n टर्मिनल होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर कुंजी हो जाएगी। फिर धारा नियंत्रक लगा दो, काम खत्म, ठीक है। जोड़ दीजिएगा, ऐसा खत्म किस्सा, ठीक। अब क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। ऐसा, ये V रिवर्स बायस और ये करंट I रिवर्स बायस की माइक्रो एम्पियर कोटि की। फिर बहुत कम परिमाण की, प्रारंभ में तो कोई धारा बहेगी नहीं, लेकिन फिर बहुत कम परिमाण की धारा बहती है ये, ठीक। और उसके बाद में ये ग्राफ ऐसा भी जाता है। ये भंजन क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं? भंजन क्षेत्र। और जिस वोल्टता पर ये भंजन होता है उसे हम बोलते हैं भंजन वोल्टता। भंजन वोल्टता, भंजन का मतलब होता है खराब हो जाना, टूट जाना, ठीक है। तो इस वोल्टता के बाद में डायोड जो है वो खराब हो जाता है। तो समझिए हम क्या बोलते हैं, जब प्रारंभ में, पहले तो परिभाषा समझिए, जब पीएन डायोड के पी भाग को बैटरी के धन से व एन भाग को बैटरी के पी भाग को बैटरी के ऋण से और एन भाग को बैटरी के धन से जोड़ा जाता है, तो यह अभिनति पश्च अभिनति कहलाती है। पश्च अभिनति में धारा के मापन हेतु माइक्रो अमीटर को एवं डायोड के सिरों पर वोल्टता के मापन हेतु वोल्टमीटर V का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे डायोड के सिरों पर ऋण विभव का मान बढ़ाया जाता है तो एक अत्यल्प परिमाण की संतृप्त धारा प्रवाहित होती है, जिसे पश्च संतृप्त धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पश्च संतृप्त धारा कहते हैं। इसका परिमाण अत्यल्प एवं माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है। एक निश्चित ऋण वोल्टता पर, एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान
यकायक बढ़ जाता है या अत्यधिक बढ़ जाता है। इस वोल्टता के पश्चात वोल्टता, डायोड के सिरों पर वोल्टता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन धारा का मान लगातार बढ़ता जाता है। यह स्थिति भंजन की स्थिति कहलाती है एवं इस वोल्टता को भंजन वोल्टता कहते हैं। एक सामान्य पीएन डायोड को भंजन वोल्टता पर कार्य नहीं कराया जाता या फिर एक सामान्य पीएन डायोड को भंजन वोल्टता से पूर्व ही कार्य करवाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। भंजन वोल्टता क्या है? जिस पश्च वोल्टता पर या जिस पश्च वोल्टता से अधिक वोल्टता पर धारा से पीएन डायोड से प्रवाहित होने वाली धारा का मान यकायक बढ़ जाता है, क्या कहलाती है? भंजन वोल्टता कहलाती है। इस पर एक सामान्य पीएन डायोड खराब हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखोगे तो ग्राफ ध्यान में रखें, माइक्रो एम्पियर यहाँ पर ध्यान में रखें, सर्किट डायग्राम ध्यान में रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, क्या याद रखेंगे? अक्षपृष्ठ की चौड़ाई बढ़ जाती है। आप चाहें तो विद्युत क्षेत्र देख सकते हैं, इसका विद्युत क्षेत्र बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड EB और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो कैसी है, ऐसी। दोनों की दिशा क्या होती है? समान होती है इस केस में। चलिए, कार्य यही है। ऑलराइट, अब ये बात ध्यान में रखो बच्चों कि पश्च अवनति में प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो ये ऑफ स्विच की भांति व्यवहार करेगा, और अग्र अवनति में प्रतिरोध कम होता है, धारा आसानी से बहती है, ये ऑन स्विच की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। इसी का ही उपयोग करके डायोड के दो अनुप्रयोग हैं। डायोड के अनुप्रयोग लिखिए तो दो अनुप्रयोग, कैसा? एज अ स्विच, स्विच की भांति किसका उपयोग किया जाता है? डायोड का। ऑन स्विच बनाना है, अग्र अवनति में डाल दो, ऑफ स्विच बनाना है, पश्च अवनति में डाल दो। और दूसरा उपयोग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दष्टकारी। डायोड का उपयोग किस में किया जाता है? दष्टकारी परिपथों में किया जाता है, ठीक है। ये बात चलिए, अब दष्टकारी समझिए, जल्दी से समझ लेते हैं। दष्टकारी बहुत सिंपल है। पहले तो ये समझिए दष्टकारी होता क्या है। तो हम बोलते हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करती है, दष्टकारी कहलाती है ना। दष्टकारी क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है। और यह प्रक्रिया या फिर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में और प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी, और एक है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, है ना। अर्ध तरंग दिष्टकारी को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर की कुंडली बना लो, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। ये क्रोड हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ये क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है ना, लिख दीजिएगा प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को डायोड D एवं लोड प्रतिरोध RL से श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चित्रानुसार जैसे हमने जोड़ा है। और इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर ही हमें क्या मिलेगी? निर्गत वोल्टता V0 प्राप्त होगी, ठीक। क्लियर? क्या होगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता है बच्चों, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता कैसी होगी? प्रत्यावर्ती की तरीके से होगी, कुछ ऐसा। ऐसा ही होगा। इसका कुछ भाग प्लस का है, कुछ भाग कैसा? माइनस का होगा। T मत भूल जाना, ये VI लिख दीजिएगा। इस तरफ हम आउटपुट वोल्टता V0 लिखेंगे। हाँ भाई, सबसे पहले हम धनात्मक अर्ध चक्र की बात करते हैं। जैसे धनात्मक अर्ध चक्र की बात करोगे बच्चों, तो हम बोलेंगे कि ये सिरा प्लस का हो जाएगा, ये सिरा माइनस का हो जाएगा धनात्मक अर्ध चक्र में।
तो अगर ये प्लस का है तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्रेरित होगा। अब डायोड का ये पी सिरा है और ये वाला एन सिरा, तो आप देखेंगे डायोड के पी सिरे को बैटरी का प्लस और एन सिरे को बैटरी का क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। कौन सी अभिनति, अग्रभिनति। अग्रभिनति में धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो धारा प्रवाहित होगी तो धारा किससे जाएगी, लोड प्रतिरोध आरएल से गुजरेगी। लेट सपोज करो आई धारा गुजरी, तो इसके ऊपर भी बहुपतन कितना हुआ, आई इंटू आर एल, तो ये कितना हो जाएगा, आई आर एल हो जाएगा। क्या लिखना मत, ये लिखना नहीं है, बस सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कुछ न कुछ निर्गत वोल्टता मिली। कौन से अर्धचक्र में, धनात्मक अर्धचक्र में। क्यों मिली, क्योंकि धनात्मक अर्धचक्र हेतु या निवेशी धनात्मक अर्धचक्र हेतु डायोड डी अग्रबाह्य से तो हो जाता है, जिस कारण लोड प्रतिरोध आरएल से धारा प्रवाहित होती है एवं आरएल के सिरों पर हमें वांछित निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है, ठीक। अब ऋणात्मक अर्धचक्र देखो, तो ऋणात्मक अर्धचक्र देखेंगे तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का, इसी के अनुरूप ये माइनस का होगा, ये प्लस का। देखो डायोड के पी को बैटरी का नेगेटिव मिल रहा है, डायोड के पी को बैटरी का नेगेटिव और एन को बैटरी का पॉजिटिव। पश्च अभिनति, पश्च अभिनति तो क्या होगा, क्या होगा, धारा नहीं बहेगी, ऑफ स्विच है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र हेतु डायोड डी उत्क्रम अभिनत या फिर पश्च अभिनत हो जाता है, जिस कारण यह ऑफ स्विच की भांति व्यवहार करता है। वह लोड प्रतिरोध आरएल से किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, फलस्वरूप यहाँ पर निर्गत वोल्टता शून्य प्राप्त होती है। शून्य तो फिर यहाँ पर तो कोई वोल्टता नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर जरूर मिली थी, यहाँ पर जीरो। फिर धनात्मक अर्धचक्र आया, सेम प्रोसेस, फिर ऋणात्मक आया, कोई वोल्टता नहीं मिली, फिर धनात्मक अर्धचक्र आया, फिर मिली और फिर कोई वोल्टता नहीं मिली। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा के संपूर्ण मान का मात्र अर्ध भाग ही किस में परिवर्तित कर लिया जाता है, दिष्ट धारा या फिर वोल्टता में परिवर्तित कर लिया जाता है। अतः इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की निर्गत तरंग की आवृत्ति निवेशी तरंग की आवृत्ति के तुल्य होती है। इसकी दक्षता याद रख सको तो अर्धतरंग दृष्टिकारी की दक्षता कितनी होती है, 40.6% होती है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है, सर्किट डायग्राम है ना। ये माइनस प्लस लगाओ तो लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे मत ही लगाओ, मैं तो कहूँगा मत लगाओ, ठीक है। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, निवेश और निर्गत का वक्र पता होना चाहिए, काम खत्म। 2 नंबर तो आपने यहीं से ही निकाल लिए, 1 नंबर आप थ्योरी से निकालोगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की। किसकी बात करते हैं, दूसरा नंबर क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के अंदर क्या होता है बच्चों, 2 डायोड का उपयोग करेंगे। पहले तो ये ट्रांसफार्मर, हाँ डायग्राम में ये ऐसा लगा के आ जाइएगा, ये ऐसे अच्छा दिखता है, अगले को भी लगता है कि हाँ अगले को पता है। ये ट्रांसफार्मर लिख दीजिएगा, है ना, मैं टी लिख रहा हूँ, आप ट्रांसफार्मर लिख दीजिएगा। ट्रांसफार्मर की कुंडली आई है, तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है और द्वितीय कुंडली को चित्रानुसार डायोड D1 तथा D2 से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य निकासी बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, मध्य निकासी बिंदु सेंटर टेप्ड, तथा डायोड D1 तथा D2 के N टर्मिनल को जोड़ने वाले तार के मध्य बिंदु के मध्य लोड प्रतिरोध RL को जोड़ा जाता है। RL कहाँ जा रहा है वो समझिए, कहाँ लगा हुआ, यहाँ नहीं लगा हुआ, यहाँ लगा देते हैं बच्चे, ये यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, तो ये P होगा। अब देखो क्या हो रहा है, वापस से वही वाला भाग, धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र के रूप में देखोगे आप, है ना। तो मैं निवेश बना देता हूं, VI,
अब देखो, काम करना चालू करें। देखो क्या हो रहा है बच्चों, धनात्मक अर्धचक्र, अगर धनात्मक अर्धचक्र है तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। आप देखेंगे कि डायोड D1 के पी भाग को बैटरी का धन मिल रहा है अग्र अभिनित, जबकि डायोड D2 के पी भाग को बैटरी का ऋण मिल रहा है पश्च अभिनित जाएगा। ठीक है, तो कौन सा काम करेगा? तो आंसर है D1 तो काम करेगा, इससे धारा जाएगी, D2 से धारा कोई जाएगी नहीं, ऑफ स्विच बनाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, हमने सिर्फ इतना ही बोलना है कि प्रत्यावर्ती या फिर निवेशी वोल्टता, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 अग्र अभिनित एवं डायोड D2 पश्च अभिनित हो जाता है, जिसके कारण डायोड धारा जो है वह धारा डायोड D1 से होती हुई लोड प्रतिरोध RL से गुजरती है। D1 से होती हुई किससे गुजरेगी? लोड प्रतिरोध RL से गुजरेगी, ऐसा। ठीक है, एवं हमें वांछित निर्गत वोल्टता लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त होती है, लेकिन किसके कारण? डायोड D1 के कारण, है ना। तो ये यहाँ पर आपको D1 के कारण वोल्टता प्राप्त हो गई है। ठीक, चलिए आगे चलो, आगे कैसे काम करेंगे? तो आगे हमने बोला ऋणात्मक वो लेके आओ, अर्धचक्र लेकर के आओ। ऋणात्मक अर्धचक्र में ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि डायोड D1 के पी भाग को बैटरी का माइनस पश्च अभिनित, जबकि D2 के पी भाग को बैटरी का प्लस अग्र अभिनित। तो इस बार ये तो काम नहीं करेगा, जबकि ये काम करेगा, है ना। तो हमने बोला कि डायोड D1 प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र हेतु या निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र हेतु डायोड D1 पश्च अभिनित एवं डायोड D2 अग्र अभिनित हो जाता है। इस स्थिति में धारा डायोड D2 से होती हुई लोड प्रतिरोध RL से गुजरती है। गौर कीजिए, धारा अभी भी ऐसे ही गुजर रही है, यूं। पहले भी धारा की दिशा ऐसी थी, अब भी धारा की दिशा ऐसी है। अगर धारा की दिशा चेंज नहीं हुई तो क्या वोल्टता की दिशा चेंज हो जाएगी? आंसर है नहीं, वोल्टता भी उसी दिशा में मिलेगी। तो पहले वोल्टता ऊपर की ओर मिल रही थी, तो इस वाले केस में भी वोल्टता ऊपर की ओर ही मिली। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, पता चले तुम नीचे बढ़ा के आ जाओ। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए D1 उत्तरदायी है और ऋणात्मक अर्धचक्र हेतु D2 उत्तरदायी है। फिर वापस से धनात्मक अर्धचक्र आएगा, D1 उत्तरदायी होगा, और फिर वापस से ऋणात्मक अर्धचक्र आएगा, D2 उत्तरदायी होगा। ठीक है, इस प्रकार आपको निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। और हम कहेंगे कि इस प्रकार संपूर्ण प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित कर लिया जाता है। अतः इसे क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। क्या करता है? संपूर्ण प्रत्यावर्ती वोल्टता को किस में परिवर्तित कर रहा है? दिष्ट वोल्टता में परिवर्तित कर रहा है। इसलिए क्या कहा? पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निर्गत वोल्टता की आवृत्ति निवेशी वोल्टता की आवृत्ति की दुगनी होती है। ध्यान में रखिएगा, निर्गत वोल्टता इसकी आवृत्ति किससे दुगनी है? इसकी आवृत्ति से दुगनी है, ये ध्यान में रखिएगा। तथा इसकी दक्षता कितनी? 81.2% होती है। ठीक है, कितनी होती है इसकी दक्षता? 81.2% होती है। ध्यान, सर्किट डायग्राम ये तो मैंने समझाने के लिए लगाया। और निवेशी और निर्गत लिख दीजिएगा, निवेशी वोल्टता, निर्गत वोल्टता, टी मत भूल जाना, है ना। डायोड D1 और D2 मत भूल जाना लिखना। ये बना के आ गए, 2 नंबर तो हो गए। तीसरा नंबर कहाँ से मिलेगा? सीधी सी बात है, थ्योरी से मिल जाएगा। ठीक है, बचा हुआ 1 नंबर का तो कैसे भी सवाल डाल सकता था वो, है ना। चलिए, तो हो गया ये। एक लास्ट बचा है सेतु दिष्टकारी, वो और देख लो। सेतु दिष्टकारी भी बच्चों एक तरीके का पूर्ण तरंग दिष्टकारी ही है, ब्रिज रेक्टिफायर। लेकिन इसमें 2 डायोड की जगह 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। और बच्चों, मैंने बिल्कुल सही सर्किट डायग्राम से समझाया है इसे। एक बच्चे ने लिखा कि सर आपने डायोड गलत लगा दिए। नहीं भाई, आपके समझ का फेर है, मैंने डायोड कहीं गलत नहीं लगाए हैं। तो ये निवेशी वोल्ट था, ये ट्रांसफार्मर।
अब जेड बनाओ बच्चों। याद रखने का तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ जेड से हम काम करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ एक जेड मेरा ऐसा, समझ रहे हो, ये मेरा सीधा जेड मान लिया मैंने, है ना, और एक जेड मेरा ऐसा यू, बात समझ रहे हो, एक जेड मेरा ऐसा, ठीक। अब समझना, पहला जेड ऐसा ही तो बन रहा है यू, इसमें डायोड एक जैसे लगाओ पहले जेड में, तो ये मैंने ऐसा लगा दिया, ठीक है, एक जैसे लगाने पहले जेड में। और डायोड बनाते टाइम बच्चे ये वाला डंडा भूल ही जाते हैं, ऐसा त्रिभुज बना करके आ जाते हैं, लो ये बन गया डायोड। ये कौन सा डायोड है बच्चों, हाँ ये बफर होता है बच्चों, डायोड नहीं होता ये। हाँ हो गया। अब दूसरे जेड में एक जैसे लगाओ डायोड, और इसके उल्टे तो मतलब लग गए। और इनका ये जो विकर्ण वाला भाग था ना, इसमें लोड प्रतिरोध RL को लगा दो, जहां पर आपको निर्गत वोल्टता मिलेगी, ठीक है। अब मैं नाम दे रहा हूं D1, D2, D3, D4। आप ऐसे भी लिख सकते हो D1, D2, D3, D4, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या होगा वो समझिए। सबसे पहले आएगा धनात्मक अर्धचक्र। धनात्मक अर्धचक्र होगा तो ये भाग प्लस का होगा और ये भाग क्या होगा, माइनस का। मैंने थ्योरी को समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया था क्या, P Q R S T U लिख देते हैं, ठीक है। तो समझिए धनात्मक अर्धचक्र में क्या हुआ, धनात्मक अर्धचक्र में धारा यहाँ पर आई, ये प्लस का, तो इसके डायोड के P भाग को प्लस मिल रहा है, ये काम करेगा, ठीक है। चलो क्या ये काम करेगा D2, नहीं काम करेगा, क्योंकि इसको तो N भाग को प्लस मिल रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। धनात्मक अर्धचक्र में यही काम करेगा। इधर आओ, हम बोल रहे हैं कि इसके N भाग को बैटरी का माइनस मिल रहा है, तो ये तो काम करेगा, लेकिन इसके P भाग को बैटरी का माइनस मिल रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। तो धनात्मक अर्धचक्र में D2 और D4 काम नहीं करते। कौन काम करते हैं, D1 और D2 काम करते हैं। धारा कैसे जाएगी, वो सब ऐसे जाएगी, यू, इससे होती हुई यू, प्लस से माइनस की ओर लेकर के जाओगे ना धारा को, तो ये धारा ऐसे जाएगी यू, ठीक है। तो आप गौर करो, लोड प्रतिरोध से ऐसे धारा गुजर रही है यू, यही तो गुजर रही है। चलिए काम कैसे करेंगे, तो हम बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र हेतु डायोड D1 तथा D3 अग्र अभिनित एवं डायोड D2 तथा D4 पश्च अभिनित हो जाते हैं, जिस कारण परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा UPQR या फिर UPD1QRLR D3STU होती है, ठीक है, ऐसी होती है। हमने सारी चीजें लिख ली, UPD1QR D3STU ऐसा होती है, क्लियर। एवं लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर वांछित वोल्टता प्राप्त होती, किसके कारण, D1 और D3 के कारण। यहाँ पे D1 और D3 लिख दो, मैं यही वेव फॉर्म यूज कर रहा हूँ, उसका यहाँ पर बना देना, है ना, पता चल गया, उसके लिए भी यहीं से दर्शा रहा हूँ। ये हुआ धनात्मक अर्धचक्र में। ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा बच्चों, ये लो इधर माइनस और इधर क्या करो, प्लस कर दो। अब देखो क्या होगा, अब हम देखते हैं धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर ही जाएगी, इस चीज को ध्यान में रखिए। तो अगर मैं धारा की दिशा देखूंगा तो मैं यहां से देखूंगा भैया, है ना। अब गौर करो क्या हो रहा है, टी पे प्लस है तो फिर इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा। गौर करो, अगर इधर प्लस है तो इसके P भाग को प्लस मिल रहा है, तो ये तो काम करेगा, लेकिन इसके N भाग को प्लस मिल रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। इधर आओ, इसके D2 के N भाग को माइनस मिल रहा है, काम करेगा। D1 के P भाग को माइनस मिल रहा है, काम नहीं करेगा, पश्चापनित हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ऋणात्मक अर्धचक्र हेतु प्रत्यावर्ती धारा के या वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र हेतु डायोड D2 तथा D4 अग्र अभिनित एवं डायोड D1 व D3 पश्चापनित हो जाते हैं। हो गया क्लियर। चलिए, एवं परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा अब कैसी होगी, देखो TS D4 QR D2
PU, ऐसी तो जाएगी प्लस से माइनस की ओर। गौर करो अभी भी लोड प्रतिरोध RL से धारा ऐसी ही जा रही है, धारा की दिशा चेंज नहीं हुई, तो वोल्टता की दिशा भी चेंज नहीं होगी। ये लो D4, पता चला। चलिए, तो ये काम ऐसा हो गया, तो धारा की दिशा ऐसी दिखा कर क्या होगा। इस स्थिति में भी लोड प्रतिरोध RL से गुजरने वाली धारा की दिशा पूर्ववत ही रहती है, अर्थात सेतु दिष्ट कार्य में प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता को पूर्ण रूप से दिष्ट धारा अथवा वोल्टता में परिवर्तित कर लिया जाता है, इसलिए यह भी एक पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की भांति व्यवहार करता है। बात समझ में आ गई क्या? देखो क्लियर है। वही इसकी भी आवृत्ति दुगनी होती है, इसकी भी दक्षता देखी जाती है उतनी है बच्चों, 81.2% ही देखी जाती है, ठीक। लेकिन पता चला काम कैसे करेगा, क्लियर हो गया ये। चलिए, तो ये था आपका क्या डायोड का बेसिक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्रांजिस्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए, पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन बैंक के कौन से क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था कि 3 क्वेश्चन हम डील कर लेंगे। देखो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल जो आपको दिखाई दे रहा होगा खंड द, पहला सवाल, पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अवनित में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाते हुए समझाइए। बताओ भाई, प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र बनाया था ना, मैंने बनाया था, और फिर वो वक्र भी बताया था कैसा बनेगा। प्राप्त वक्रों के आरेख भी खींचे, अग्र अवनित में हमने अलग खींचा और पश्च अवनित में हमने अलग खींचा था नहीं खींचा था, और एक साथ बनाओगे तो कैसा बनाओगे, इधर IF, इधर IR और माइक्रो एम्पियर, इधर मिली एम्पियर, इधर VF, इधर VR, ऐसा है ना। ये क्या V दहली वोल्ट था या कट इन वोल्ट था, नी वोल्ट था, और ये कौन सी भंजन वोल्ट था, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, पश्च संतृप्त धारा बोलते हैं। बात समझ में आई, ये ग्राफ बनना ही चाहिए था। समझ में आ गया, प्राप्त आरेख बना दिया, पता चल गया कैसे काम करना है। फिर देखो अगला इसका पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य का परिपथ चित्र बनाते हुए इसकी कार्यविधि का वर्णन। ये वाला परिपथ चित्र और कार्यविधि में ये वर्णन कीजिए। निवेश तथा निर्गत विभव का तरंग रूप या प्रतिरूप बनाइए। देखो निवेश और निर्गत का तरंग रूप, अगर आप इसका नंबरिंग देखोगे ना तो 1 + 2 + 1 है, मतलब निवेश का भी 1 नंबर, निर्गत का भी 1 नंबर, तो 2 नंबर तो इसके, 1 नंबर इसका हो गया। सोचो 3 नंबर ये। फिर क्या बोल रहा है, समझाने का 1 नंबर और बोल रहा है, कार्यविधि का 1 नंबर, तो देखो 4 नंबर बना दिए, जिसमें से 3 नंबर तो बोर्ड पर है बच्चों, ठीक है। पीएन संधि क्या होती है, इसके निर्माण के समय संधि तल पर होने वाली क्रियाओं को समझाओ। कौन कौन सी बच्चों, 2 बताई थी ना आपको, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, विसरण और अपवहन। इस संधि को अग्र अवनित करने पर अक्षीय परत पर होने वाले प्रभाव को समझाइए। अक्षीय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घटती जाती है। पता चल गया क्या? तो ये 3 सवाल आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर आप देखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो इसके अंदर नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि अगर डायोड ऐसा है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ होगा, है ना, तो ये वाला प्लस का 5 वोल्ट है और ये वाला प्लस का 2 वोल्ट है, और पूछे कि ये अग्र अभिनित है या पश्चिम, तो देखने का तरीका ये बात ध्यान में रखो कि P भाग पर वोल्टता ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। डिफरेंस देखे तो यहाँ पर धनात्मक वोल्टता ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने बोला भाई ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 2 है, तो ज़्यादा तो इसी की रही, ज़्यादा इसकी रही, तो फिर ये किस में होगा, अग्र अभिनित होगा, ठीक। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ये डायोड, ये प्रतिरोध और ये ग्राउंड कर दिया, और इधर माइनस का 2 वोल्ट लिख देता, तो एक तरीका तो सिंपल है, ग्राउंड है तो 0 वोल्ट मानो यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 0 और यहाँ पर माइनस का 2। आप देखोगे कि ये ऋण विभव पर है कंपैरेटिवली। अगर ये ऋण विभव पर है P भाग, तो फिर ये कौन सा होगा, पश्च अभिनित होगा। इसका उल्टा करो, यहाँ पर मैं माइनस का 2 वोल्ट लिख रहा हूँ और मैं इसको ग्राउंड कर रहा हूँ,
ग्राउंड करूँ तो ये 0 वोल्ट और ये माइनस का 2 वोल्ट यहाँ पर देख लो एक बार के लिए। तो आप गौर करोगे कि n भाग को बैटरी का माइनस और p भाग को कंपैरेटिवली प्लस ही है। 0 तो इसके अकॉर्डिंग, माइनस 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग तो प्लस ही है, तो फिर ये कौन सा होगा? अग्र अभिनित होगा भाई, अग्र अभिनित होगा। क्यों? क्योंकि p भाग को कंपैरेटिवली प्लस मिल रहा है और n भाग को बैटरी का माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर p भाग पर वोल्टता ज़्यादा है किससे? n भाग से, तो फिर ऑटोमेटिकली अग्र अभिनित, मतलब अगर ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है तो हम बोलेंगे कि भैया अग्रमित, और उल्टा है तो पश्चात। ध्यान में रखना, ठीक है। बोर्ड में सवाल पूछा गया है बच्चों, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करते हुए चलें, है ना। हैव अ गुड डे, टेक केयर।